बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम अपने डेंटल मटेरियल्स के जो है वो चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ गाइडेंस वीडियो में आपको बता रही थी। और अब हम जाते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अभी तक हमने सिर्फ 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था और चैप्टर 2 जिसमें से मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अब हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, वो एक सीक्वेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। और वो कौन से सीक्वेंस है मैं आपको बताती हूँ। क्या फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो प्रोस्टो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास आया है कोई पेशेंट। अब पेशेंट आपके पास आए डेंचर बनवाने। अब वो आरपीडी भी हो सकता है, यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर भी हो सकता है, वो कंप्लीट डेंचर भी हो सकता है, ठीक है। अब वो पेशेंट डेंचर जो बनवाने आया है, तो चाहे वो आरपीडी का हो या सीडी का हो, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? उस पेशेंट का इम्प्रेशन लेना, ठीक है। आप सबसे पहले उस पेशेंट का क्या लेंगे? इम्प्रेशन लेंगे। तो बच्चों, इस ही डेंचर बनाने के सीक्वेंस के हिसाब से अब हम डेंटल मटेरियल्स के अगले चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे। यानी सबसे पहले अब हम कौन से चैप्टर डिस्कस करेंगे? इम्प्रेशन मटेरियल्स वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले आया है हमारे पास एक पेशेंट, ठीक है। हमें नहीं पता वो सीडी का भी हो सकता है या आरपीडी का भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है? उसका इम्प्रेशन। अब फिर हम आखिर में जब हम ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो आरपीडी बनाने आया है, यानी उसके मुंह में कुछ 1-2 दांत मौजूद है, तो हमें उस पर कौन सा इंप्रेशन मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वो बिल्कुल ही इडेंचरस आर्च के साथ आए, तो तब हम उस पर कौन सा इंप्रेशन मटेरियल है वो अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 16, ठीक है। इंप्रेशन मटेरियल क्लासिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं बात करूँ कि एमसीक्यू के हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज कुछ भी नहीं है बच्चों। इसमें से बहुत जो है मतलब मुश्किल 1-2 एमसीक्यूज जो है वो आते होंगे, लेकिन वही एमसीक्यूज आप आगे के जब आप इंडिविजुअल इंप्रेशन मटेरियल्स को पढ़ रहे होंगे तब भी वो एमसीक्यूज जो है वो कवर हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को बच्चों एमसीक्यूज़ के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझो, लेकिन इस चैप्टर को लाजमी पढ़ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर कर देता है। इस चैप्टर में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। आप इसको लाजमी पढ़ोगे और आपके अभी से अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आगे जब आप इंडिविजुअल इंप्रेशन मटेरियल्स को पढ़े होगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आती रही होंगी, ठीक है। क्योंकि आगे के चैप्टर्स में कुछ मुश्किल बातें लिखी हुई हैं। जैसे अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखे हुए कि हम किस तरह इंप्रेशन मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं, जो ये है। इसकी डिटेल में अभी मत जाना, इसको सबसे एंड में ही याद करना जब तुमने सारे इंप्रेशन मटेरियल जो है वो पढ़ लिए होंगे। दूसरी बात बच्चों, अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो सॉरी, क्योंकि हमारे सामने वाले घर में जो है बहुत ज़ोर से गाने बज रहे हैं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कोई वीडियो बजाने का। तो अगर कुछ मसला हो रहा है, आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, कहाँ थे हम? ये जितनी भी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है इसको तो सबसे एंड में याद करना होगी, हो जाएंगे, खुद ही याद हो जाएंगे आपको। जब आप जो है वो इंप्रेशन मटेरियल इंडिविजुअली पढ़ रहे होगे तब आपको खुद भी याद हो जाएगी, लेकिन अभी इसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रट्टा लगाओगे, थोड़ी देर बाद वो रट्टा दोबारा भूल जाओगे, ठीक है। तो इस पर जो है अभी सबसे पहले इस पर कूदने की ज़रूरत नहीं है, पहले पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेना, फिर सबसे आखिर में इसको याद करना, ठीक है। तो इंप्रेशन मटेरियल क्लासिफिकेशन जो है बच्चों हम किस तरह करते हैं, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं कि हम दो यानी बिफोर सेटिंग देखते हैं और आफ्टर सेटिंग देखते हैं। यानी इंप्रेशन मटेरियल सेट होने से पहले कैसा है और इंप्रेशन मटेरियल सेट होने के बाद कैसा है। सेट होने से पहले जो हम प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या होती है? वो विस्कोसिटी होती है, ठीक है। विस्कोसिटी के बेसिस पे हमने जो है हमारे पास ये तो बहुत ज़्यादा हाई होगी या मीडियम होगी या लो होगी। उसके बाद यहाँ पे जो 2 टर्मिनोलॉजी है, म्यूकोस्टैटिक और म्यूकोकम्प्रेसिव, ये जो है लाजमी पूछते हैं एमसीक्यूज़ में कि म्यूकोस्टैटिक, पर ये नहीं पूछते कि म्यूकोस्टैटिक जो है वो हमारे पास क्या होता है। ये पूछते हैं कि म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल कौन सा है। अब समझ आ रही है बात कि एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं? इस चैप्टर से नहीं आते, लेकिन आगे वाले चैप्टर से आते हैं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि म्यूकोस्टैटिक क्या है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि फ्लान इंप्रेशन मटेरियल म्यूकोस्टैटिक है। अब म्यूकोस्टैटिक क्या है वो बात यहाँ लिखी हुई है, तो इसलिए ये चैप्टर लाजमी पढ़ना, इसमें से ही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। फिर आ गई कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो होते हैं म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल। कहाँ म्यूकोस्टैटिक मटेरियल अप्लाई होते हैं, कहाँ म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल अप्लाई होते हैं, वो सारी बातें भी यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बिफोर सेटिंग हमने क्या पढ़ लिया? विस्कोसिटी। आफ्टर सेटिंग हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक रिजिडिटी या नॉन इलास्टिक और एक इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिसिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमने जो है मटेरियल को जो क्लासीफाई किया हुआ है कि इंप्रेशन मटेरियल जो है वो जब पेशेंट के मुंह में ट्रे लोड हो गए, अंदर चली गई, पेशेंट के माउथ में वो उसकी दांतों से अगर वो ई डेंचरस आर्च के साथ आए, उसके माउथ से वो अटैच है ट्रे, और अब वो इंप्रेशन मटेरियल सेट हो गया है और अब आपने उस ट्रे को जो है बाहर निकालना है, तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बिल्कुल रिजिड है या वो मटेरियल इलास्टिक है,
तो इन दोनों में जो है वो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। अगर वो मटेरियल बिल्कुल रिजिड है तो वो बाहर बिल्कुल वैसा आएगा, यानी ज़रा सा नहीं हिलेगा। लेकिन इलास्टिक मटेरियल अगर होगा तो वो अपनी पोजीशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा कंप्रेस करेगा, लेकिन बाहर आने के बाद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये हो गया इलास्टिक मटेरियल। आई होप अगर अभी आपको ये बात समझ नहीं है तो आगे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनसे आपको ये बातें आराम से समझ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। उसके बाद हमारे पास बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी में जो ब्लो होल्स वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक्यूरेसी यानी शुरू के बिल्कुल एक बात लिखी हुई है पहले पेज पे कि हमारे पास जो मॉडल हम बनाते हैं ना किसी भी पेशेंट का, कि जिसके ऊपर हमने डेंचर बनाना होता है, जाहिर सी बात है हम पेशेंट के मुंह पर बैठ के तो डायरेक्ट डेंचर नहीं बनाते ना, हमें उसके पहले माउथ का जो है वो मॉडल चाहिए होता है। तो वो जो मॉडल कितना एक्यूरेट बनेगा किस पे डिपेंड करता है, वो इम्प्रेशन की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। यानी आपने जितना अच्छा इंप्रेशन लिया हुआ होगा उतना ही अच्छा जो है वो आपका मॉडल भी बनेगा। तो मॉडल की एक्यूरेसी, सॉरी इम्प्रेशन की एक्यूरेसी अगर ख़राब हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉडल एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो क्या क्या जो है वो मसले आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला हमारे पास क्या होता है, ब्लो होल्स का। ठीक है, और अगर हमने वेटिंग अच्छी की तो हमारे पास ब्लो होल्स नहीं होंगे। अगर हमारे पास ब्लो होल्स नहीं बने तो हमारे पास क्या आएंगे, बिल्कुल फाइन डिटेल्स। और अगर हमारे पास ब्लो होल्स फॉर्म हो गए इंप्रेशन में तो उसकी वजह से हमारे पास मॉडल जो है वो सही नहीं बनेगा। वेटिंग को भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो हम चैप्टर 2 पे वेटिंग अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं कि वेटिंग क्या है और एक्यूरेट वेटिंग जो है वो किसे कहते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स और इलास्टिक मटेरियल्स जो है वो डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अंडरकट्स के भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अब अंडरकट्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आते कि अंडरकट्स क्या होते हैं। ये मेरे पास जो है वो टूथ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इसका जिंजाइवा है। अब यहाँ से ये दांत में एज है तो ये एज अ अंडरकट एक्ट करेगा। इंप्रेशन मटेरियल मैंने इस पे लोड करके यहाँ पे लिया तो इंप्रेशन तो हर जगह अंदर अंदर तक जाता है बच्चों। और अब जब मुझे ये ट्रे बाहर निकालनी होगी, अगर ये प्लास्टिक मटेरियल होगा जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, ये क्या करेगा, ये अंडरकट इसमें हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, इसको निकलने नहीं देगा। यानी ये इम्प्रेशन मुझे निकालने में मुश्किल होगी और हो सकता है कि अगर मैं ज़ोर लगा के निकालूं भी तो यहाँ से इम्प्रेशन जो आया है वो टूट जाए। दांत को तो कुछ नहीं होगा लेकिन टूटेगा क्या, इम्प्रेशन टूट जाएगा। और अगर यही मेरे पास एक इलास्टिक मटेरियल होगा ना, जो तो फिर क्या होगा कि निकलने के टाइम ये थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लेगा, कंप्रेस करके आराम से निकाल लेगा खुद को। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायग्राम्स बनी हुई है ये बहुत अच्छी डायग्राम्स बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि मैंने एक टूथ का इम्प्रेशन लिया है। ठीक है, अगर ये इलास्टिक मटेरियल होगा तो उसके बाद उसका मॉडल जो है वो ऐसे बनेगा, यानी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी क्योंकि निकलते वक्त जो है वो उसने अपने आप को कंप्रेस कर लिया होगा आराम से। और अगर ये प्लास्टिक मटेरियल होगा तो यहाँ से निकलते वक्त उसने अपने आप को क्या कर लिया होगा, ब्रेक कर लिया होगा, वो टूट गया होगा मटेरियल और उसका मॉडल जो है वो हमारे पास ऐसे बना होगा। यहाँ से हमें क्या समझ आ गई कि अगर हमारे पास किसी जगह पे या किसी आर्च पे अंडरकट्स मौजूद है तो वहाँ पे हमने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, इंप्रेशन मटेरियल, वहाँ पे हमने इलास्टिक मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है कि द इंप्रेशन मटेरियल रिकॉर्डेड इलास्टिक एक्यूरेटली रिकॉर्ड्स द ट्रू शेप डिग्री ऑफ अंडरकट। ठीक है, तो अंडरकट्स को अगर अंडरकट्स मौजूद है तो हमारा बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा, कोई भी इलास्टिक मटेरियल जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। डायमेंशन स्टेबिलिटी हमें सिर्फ ये बताती है कि इंप्रेशन है उसके बाद हमें कितने टाइम में जो है वो उसकी पोरिंग करके उसमें मॉडल बनाना है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स में सिर्फ ये बताया हुआ है कि आपको किसी भी इंप्रेशन मटेरियल की हैंडलिंग कैसे करनी है और उसको मिक्स कैसे करना है। ठीक है, मेडिकल कंसिडरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी है वो इंप्रेशन ट्रेस है। ठीक है, इंप्रेशन ट्रेस से सवाल आता है, स्टॉक ट्रेस कौन सी होती हैं और कस्टम ट्रेस ये हमारे पास क्या होती है। तो इंप्रेशन ट्रेस अच्छे से करना, ये टॉपिक इंक्लूड होता है। पूरे बच्चे ढूंढ रहे होते हैं बुक में कहाँ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ लिखा हुआ होता है। बाकी सब चीज़ों को भी बच्चों एक दफ़ा रीड क्लास में दे देना इस चैप्टर में से।